राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण केस जिसको काला केस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इस केस को काला केस भी कहा जाता है? एक प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा, एक व्यक्तिगत समाज के द्वारा नहीं, प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा इस केस को काला केस क्यों कहा जाता है? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर, प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा नहीं बल्कि एक विशेष वर्ग के द्वारा, SC ST के द्वारा केवल काला केस कहा जाता है, ये गलत है। हर कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, एक तटस्थ व्यक्ति इस केस को काला केस ही कहेगा। क्यों कहेगा या क्यों कहा जाता है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये केस जुड़ा हुआ है SC ST एक्ट 1989 से, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण केस है ये केस ला न केवल PCSD की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे राज्य स्तर का हो या देश स्तर का हो, यानी चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग का हो, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़ा हुआ ये मुद्दा बहुत संवेदनशील भी है। आइए हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि ये केस जो है डॉक्टर सुभाष काशी महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है। केस क्या है? डॉक्टर सुभाष काशी महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है। 2018 का ये केस है। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आता है। कब जजमेंट आता है? 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजन पे रोक लगा दिया। यानी क्या डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने? पहला सा थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं हम लोग। ये जो डॉक्टर सुभाष काशी महाजन हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग में ये निदेशक थे और अपने पद के दौरान इन्होंने 2 अफसरों के खिलाफ, जिन्होंने एक कीपर के खिलाफ उस विभाग में कुछ गाली गलौज अपमान सूचक शब्द का प्रयोग किया था, उन अधिकारियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए इन्होंने परमिशन नहीं दिया था डॉक्टर सुभाष काशी महाजन पे, अतः इन पे जो है मुकदमा फाइल किया गया था। तो यही इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुना दिया अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर के कि ये अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है, मनमानेपन से इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग थे। उन्होंने ये भी कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति पर FIR दर्ज तभी की जाएगी, यानी SC ST एक्ट तभी लगाया जाएगा जब शिकायतकर्ता के शिकायत के बाद पहले उसकी जांच की जाएगी डिप्टी SP के द्वारा। किसके द्वारा? डिप्टी SP के द्वारा जांच की जाएगी और जांच के पश्चात जब रिकमेंड किया जाता है कि आरोप प्रथम दृष्टया सही है, तब FIR दर्ज किया जाएगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली इस पे FIR दर्ज करने पे रोक लगा दी गई कि अब डिप्टी SP उसकी जांच करेगा, फिर वो आरोप सही पाएगा, तब उस पे जो है FIR दर्ज किया जाएगा। अब अभी मैं ये समझाऊंगा कि काला कानून क्यों कहा जाता है। ठीक है, अभी तो मैं वो प्रोविज़न बता रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिए थे कि SC ST के तहत मुकदमा तभी दर्ज होगा, यानी FIR तभी दर्ज होगा जब पहले उसकी जांच होगी, तथ्य की जो सूचना दी गई है, और जांच कौन करेगा? डिप्टी SP रैंक का अधिकारी। उसके बाद जब सही पाया जाएगा तब FIR दर्ज होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत पे कोई रोक नहीं होगी। अगर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है या दर्ज होने की संभावना है
तो आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं। यानी सीआरपीसी की धारा 438 के प्रोविज़न को अप्लाई किया गया, जो कि SC/ST एक्ट की धारा 18 में अग्रिम जमानत के प्रावधान पर रोक था। ठीक है, यानी SC/ST एक्ट की धारा 18 में अग्रिम जमानत पर रोक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धारा 18 को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि अग्रिम जमानत का प्रावधान खुला रहेगा, यानी अग्रिम जमानत भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही ये दो जजमेंट, दो वर्डिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स यही दो हैं कि FIR दर्ज तभी होगा SC/ST एक्ट का, SC/ST एक्ट के तहत, जब जांच रिपोर्ट डिप्टी SP रैंक की अथॉरिटी की मिल जाए और प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया जाए। दूसरा, अग्रिम जमानत की छूट दे दी गई। जैसे ही ये जजमेंट आता है, तुरंत पूरे भारत में विद्रोह फैल जाता है, अशांति का माहौल हो जाता है। खास तौर से अनुसूचित जाति एवं जनजात वर्ग के जो नेता हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, सब इस जजमेंट की घोर निंदा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, सरकार भी इस वर्ग के समर्थन में आ जाती है। इतना ही नहीं, सरकार भी इस वर्ग के समर्थन में आ जाती है और अनुसूचित जाति एवं जनजात की तरफ से, ठीक है, इस नेता के, इनके जो महत्वपूर्ण नेता लोग हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं, तो उन लोगों ने पूरा भारत बंद करने का आह्वान कर दिया अप्रैल कि 2 अप्रैल को भारत बंद होगा। भारत बंद भी किया गया। जगह जगह सरकारी संपत्तियों को जो है कुछ अराजक तत्वों ने नुकसान भी पहुंचाया। उसके बाद जो है केंद्र सरकार भी इस फैसले के खिलाफ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालने की बात आ जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने दूसरे केस में जब रिव्यू सरकार डालती है तो भारत संघ, देखिए भारत संघ खुद सुप्रीम कोर्ट में जाती है, यानी भारत गवर्नमेंट, और भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2019। इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार जाती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को वापस ले लेता, अपने फैसले को वापस ले लेता है। किस केस में? भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट डॉक्टर सुभाष काशी महाजन के केस में पारित किया कि बिना जांच के FIR नहीं दर्ज होगी और जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया जा सकेगा, इन दोनों प्रोविजंस को वापस ले लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में। और एक दूसरा केस 2020 का आता है, पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो है इस पे जो 2018 में, ठीक है, 18 का पार्लियामेंट एक धारा जोड़ देती है 18 का, और इस 18 का में 2008 में जोड़ा जाता है जो 20 अगस्त 2008 से प्रभावी होता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने क्या किया, एक नया प्रोविज़न जोड़ दिया। इस डॉक्टर सुभाष काशी महाजन के केस में जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए 2018 में 18 का जोड़ा जाता है SC/ST एक्ट में, और उसमें क्या प्रावधान पार्लियामेंट करती है, उस प्रावधान को समझने से पहले आपको मैं एक सूचना दे दूं कि हमारे इस चैनल पे, राजेश लॉ सेंटर चैनल पे, प्रत्येक संडे को शाम 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का ऑनलाइन फ्री लाइव क्लास ली जाती है। कोई भी बच्चा जो इस ऑनलाइन फ्री क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए केवल शर्त यह है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई लिंक नहीं भेजना है, वो उस समय क्लास में ज्वाइन हो सकता है। कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन लॉ से जुड़ा हुआ पूछ सकता है, ठीक है। खास तौर से जिस टॉपिक पे चर्चा किया जा रहा हो वहाँ से पूछता है तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा भी उसका कोई और भी टॉपिक लॉ से जुड़ा हुआ तो वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अगर उस समय उसका उत्तर दिया जाना संभव है तो दिया जाएगा, नहीं तो दूसरे क्लास में फिर उसका उत्तर बताया जाएगा। और हमारे यहाँ APO, UP APO है, PCSJ है, HJS है, ठीक है, किसी भी अदर स्टेट का भी है, उसकी भी तैयारी कराई जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। SC/ST एक्ट पे आप देखेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, इन सब पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियो सारे उपलब्ध हैं। आप वहाँ से जा करके जो है सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस
में सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुभाष काशी महाजन के केस में दिए गए जजमेंट को वापस ले लिया और जो 18 का में पार्लियामेंट ने संशोधन करके लिखा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी भी अधिकारी की जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, अग्रिम जमानत का जो प्रावधान खत्म किया गया है वो प्रावधान पूर्व स्थिति के अनुसार बहाल रहेगा, वो यानी अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा। यानी जब कभी SC/ST एक्ट के तहत कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत लेना चाहता है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिलेगा। ये 18 का के उपधारा 2 में जोड़ दिया गया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ 2020 के केस में कहा कि जब हम सुभाष काशी महाजन के जजमेंट को खुद ही भारत संघ के केस में वापस ले लिए हैं तो 18 का में जो पार्लियामेंट ने अलग से संशोधन करके लिखा वो वही लिखा है जो मैंने सुभाष काशी महाजन के केस में जजमेंट दिया था, उसके विपरीत लिखा है। उस बात को जब मैं वापस ले लिया तो जैसी स्थिति पहले थी 2018 के वही स्थिति फिर बहाल हो गई है। तो इस 18 का कोई औचित्य नहीं रह गया है, ये केवल शैक्षणिक पर्पज के लिए रह गया है कि लोग इसको पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी उसका कोई व्यवहारिक मतलब नहीं। तो बात तो सही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को वापस ले लिया तो जो स्थिति पहले थी वो फिर से बहाल हो गई। तो 18 का जो अलग से लिखा गया उसका अब कोई व्यवहारिक मतलब नहीं रह गया है, लेकिन हाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे, उसको पार्लियामेंट ने ओवर रूल किया। सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समर्थन में खड़ी हुई, एक अलग से धारा जोड़ी। ठीक है, शैक्षणिक पर्पज के लिए महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक पर्पज के लिए महत्वपूर्ण है, इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। तो 18 का केवल शैक्षणिक पर्पज के लिए रह गया। ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ 2020 के केस में कहा। तो यही है डॉक्टर सुभाष काशी महाजन का केस। अब इसको काला कानून क्यों कहा जाता है, हम इस पर चर्चा करते हैं। काला कानून इसलिए कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कि आज हमारे देश में जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, ठीक है, इस वर्तमान स्थिति में सिस्टम यह है कि अपराध जघन्य से जघन्य अपराध हो जाने पे भी एफआईआर थाने पे नहीं दर्ज होता है जब तक उसका जुगाड़ और पहुंच ना हो या वो पैसा वाला ना हो। ठीक, अगर SC/ST एक्ट के संरक्षण के लिए ये कानून लिखा गया, जो समाज पहले से ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, यानी वो सभी स्तर से एक कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आता है। अगर उसके खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो कोई अत्याचार क्या, सदियों से अत्याचार हुआ है, सदियों से वो सताए गए हैं, आज भी सताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई अपील नहीं होती है, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, बल्कि उल्टा उन्हीं को डांट के भगा दिया जाता है, उनको खुद ही फंसा दिया जाता है, उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया जाता है। ये ठीक है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते नहीं SC/ST एक्ट का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, दुरुपयोग तो हर एक कानून का हो रहा है, कौन सा कानून ऐसा जो दुरुपयोग नहीं हो रहा? महिलाओं के फेवर में जो कानून बनाए गए हैं, क्या उनका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? तो महिलाओं के फेवर में दहेज प्रतिषेध अधिनियम का कितना दुरुपयोग हो रहा है? फर्जी जो है दहेज प्रतिषेध का केस लगा दिया जाता है, दहेज का केस लगा दिया जाता है, फर्जी FIR दर्ज करवा दिया जाता है, ठीक है, फर्जी चोरी के आरोप में फंसा दिया का दुरुपयोग तो हर एक कानून का हो रहा है। इसका ये मतलब थोड़ा होना है कि दुरुपयोग हो रहा तो कानून को ख़त्म कर दिया जाए। उस दुरुपयोग हो कहाँ से रहा है, चर्चा इस पे होनी चाहिए। तो अगर SC/ST एक्ट के आरोप में सूचना मिलने पे थाने का भार साधक अधिकारी FIR नहीं दर्ज करेगा, वो डिप्टी SP की रिपोर्ट पे FIR दर्ज करेगा। जब वो जांच करने के बाद ये बताएं कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, तो आप ये मान के चलो व्यवहार में कि फिर FIR दर्ज नहीं होना है, ना तो उसमें जांच होगी और ना ही रिपोर्ट आएगी, ना ही FIR दर्ज होगा। और जो इस समाज का व्यक्ति है वो सदियों से पीटा गया है, सदियों से पीटा जाता रहेगा। अब आप कहेंगे कि साहब क्यों नहीं दर्ज करेगा, आप तो सीधे आरोप लगा रहे हो डिप्टी SP के, वो जांच नहीं करेंगे। जो अपराध हो गए हैं उनमें तो सही से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रहा है। जो अपराध हो गए जिनमें FIR दर्ज है उनमें तो सही से इन्वेस्टिगेशन होते नहीं हैं। आप होने के बाद भी कमज़ोर धाराएं लगा दी जाती हैं, कमज़ोर धाराएं लगा दी जाती हैं। 323, 504, 506 की धारा लगा करके मामला ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि मामला 324, 325 का बनता है।
फिर भी 323 में मामला सिमटा दिया जाता है आईपीसी में। इन्वेस्टिगेशन जल्दी होता नहीं, जो समय सीमा है इन्वेस्टिगेशन का कभी भी समय सीमा के भीतर जल्दी अब पूरा नहीं हो पाता है, इक्का दुक्का अपराधों को छोड़ करके। उसके बाद खूब बड़े पैमाने पे पैसे का लेन देन चलता है हमारे देश में। एफआईआर दर्ज करने के लिए पैसे का बड़े पैमाने पे लेन देन होता है। एफआईआर में से नाम हटाने के लिए, एफआईआर में नए व्यक्तियों का नाम जोड़ने के लिए फर्जी तरीके से पैसे का लेन देन, बारगेनिंग होती है अच्छा खासा। ये बात किसको नहीं पता है? हर किसी को पता है, कोई नहीं कह सकता मुझे पता नहीं है। तो इसमें अगर शिकायत SC/ST वर्ग ने किया तो उसकी अब CO साहब जांच करेंगे या उस रैंक का कोई पुलिस अधिकारी जांच करेगा। और जिसके खिलाफ शिकायत दी गई है अगर वो वहाँ जाके मिल लिया तो जांच में क्या आएगा? ये सबको पता है जांच में क्या आएगा। तो ये इस वर्ग के लिए जो है एक तरह से नासूर था। ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट मेरे हिसाब से, मैं खुद भी इस जजमेंट की आलोचना करता हूँ कि जजमेंट एफआईआर दर्ज करने से रोकने वाला था। अगर एफआईआर, मैं कहता हूँ अगर एफआईआर फर्जी दर्ज किया गया, ध्यान से समझिए, अगर एफआईआर फर्जी दर्ज किया गया या फर्जी दर्ज कराया है तो मामला डिसाइड होने पे उसके खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवाने के लिए आप धारा 211 में कार्रवाई कराइए, उस पर मुकदमा दर्ज करवाइए। जिसके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करवाया गया उसकी मानहानि हुई है, उसकी मानहानि के लिए क्रिमिनल केस दाखिल करिए, सिविल केस दाखिल करिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सूचना की जांच करवाई जाए उसके बाद सही पावने पे एफआईआर दर्ज कराई जाए। ठीक है, एफआईआर दर्ज कर लीजिए। अगर एफआईआर फर्जी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसका निवारण करिए कि फर्जी एफआईआर दर्ज न कराया जाए, बल्कि एफआईआर को दर्ज होने से इनडायरेक्टली रोकना ठीक रहे। हाँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट से जाने में गलती हुई हो, अनजाने में गलती हुई हो, लेकिन ये जजमेंट रीजनेबल नहीं था। जजमेंट में दिया गया फैसला ठीक नहीं था। ये उसी तरह से है कि अगर किसी पेड़ में या किसी डाल में कोई कीड़ा लग गया है, कोई घुन लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, तो उस पेड़ को जड़ से काट देना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उस बीमारी का, उस कीड़े का निदान किया जा रही है, उसकी इलाज किया जाना चाहिए। शरीर में कोई बीमारी हो गई, आँख से कम दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं गला रेत दो उसका ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। आँख में अगर समस्या है तो आँख की इलाज होनी चाहिए, यानी जो समस्या है इलाज उसका होना चाहिए, जो समस्या नहीं इलाज उसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि जो समस्या नहीं है, बीमारी जो है उसका इलाज नहीं होता है, बल्कि जो बीमारी नहीं इलाज उसका हो जाता है। तो इस तरह से आपने काशी ये केस को देख लिया। अब इसे होता क्या कि जो लोग SC/ST पे अत्याचार कर रहे हैं, जो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उन पे मुकदमा भी नहीं दर्ज होगा और SC/ST लगातार प्रताड़ित होता चला जाएगा। तो इस तरह से कम एफआईआर दर्ज होने पे एक डर तो बना रहता है कि भाई एफआईआर दर्ज हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हाँ, फिर मैं कहूँगा अगर फर्जी एफआईआर है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी अपराध के, किसी भी एक्ट के तहत, चाहे वो दहेज प्रतिषेध का केस हो, दहेज के लेन देन का फर्जी आरोप हो, दहेज मृत्यु का फर्जी आरोप हो, हत्या का फर्जी आरोप हो, चोरी का फर्जी आरोप, कोई भी फर्जी आरोप अगर किसी पे लगाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब मैं बताऊं कि आप लोगों को इतनी कई लीगल कार्रवाइयों का, कानूनी कार्रवाई इतना दुरुपयोग हो रहा है, घोर दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, मैं कितना आप लोगों को बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुरुपयोग हो रही हैं। कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, सारी कमियों को बताऊंगा कि क्या क्या जो है मिस्टेक है, समस्याएं हैं कहाँ पे, निराकरण कहाँ होना चाहिए, दवा कहाँ की होनी चाहिए, बीमारी है कहाँ पे। लेकिन सब चीज़ें बस चल रही हैं, धक्का प्लेट गाड़ियाँ चल रही हैं। तो डॉक्टर सुभाष काशी महाजन को काला केस क्यों कहा जाता है, मैंने आपको रीज़न बता दिया। हाँ, फिलहाल डॉक्टर सुभाष काशी महाजन का केस व्यवहार में लागू नहीं रह गया है, ये नल एंड वाइड हो गया, यानी इसका कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं रह गया है, बस केवल ये ऐतिहासिक रह गया है। पढ़ने पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, इतिहास को जानने के लिए ही पढ़ा जाता है। फिलहाल आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है डॉक्टर सुभाष काशी महाजन का केस, तो मैंने कोशिश किया आपको इसको समझाने के लिए।